नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर दी है। क्लास 6 की कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7 और क्लास 8 की साथ साथ ही चलेगी। तो जो भी चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर जब भी वीडियो पड़े तो आप तक पहुंचता रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। और दोस्तों याद रखिएगा, हमने बार बार कहा है, अगर ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो इसको डिकोड करके पढ़ना जरूरी है ना। ऐसा नहीं पढ़ना है कि बस पढ़ के निकल जाओ। जब आप इसको डिकोड करके पढ़ोगे तब ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा, हमने जो है ये एमसीक्यू ही क्यों उठाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपका फोकस है पूरा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है चैप्टर से छूट ना पाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों हमने एमसीक्यू उठा लिया है और एमसीक्यू के माध्यम से हम जो है एनसीईआरटी को पूरा कवर भी करेंगे, हर एक वर्ड का मतलब भी साथ में समझते चलेंगे। तो आप ये मत समझना कि ये सिर्फ एमसीक्यूज है, इससे आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, पर्यावरण चैप्टर वो हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जो फर्स्ट चैप्टर था, आज होगा दोस्तों हमारी पृथ्वी के अंदर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ों से हमारी पृथ्वी बनी है। जैसे दोस्तों एक प्याज होता है, प्याज को जब आप लोग छीलो तो उसकी परत, अगर एक परत हटेगी फिर दूसरी दिखेगी, फिर तीसरी दिखेगी। इसी तरह दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक प्याज की तरह है, ठीक। इसमें कई अनेक परतों से मिलकर बनी है, जिसमें से कुछ परत मुख्य है, ठीक। जैसे पहले क्वेश्चन थे जिसको हम समझते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो भूपर्पटी। दोस्तों याद रखना, ये जैसे अपनी पृथ्वी है, हमने मान लिया पृथ्वी का हमने एक जो चौथा हिस्सा है वो निकाल लिया, ठीक। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाली परत है, ये वाली जो बहुत पतली सी परत है, इसको दोस्तों कहते हैं भूपर्पटी, ठीक। इसी को कहते हैं क्या, भूपर्पटी, ठीक। अच्छा, ये जो नीचे वाली, ये बीच वाली परत है दोस्तों, ये वाली, इसको दोस्तों कहा जाता है, इसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। और जो ये सबसे नीचे वाली परत है इसको कहते हैं क्रोट, ठीक, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी, ठीक। बीच की मेंटल, और जो थर्ड नंबर वाली है, मतलब ये जो ये वाली है थर्ड वाली, इसको क्रोट कहते हैं, जो कि सबसे भीतरी परत भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किससे बनी है, ठीक। कह रहा है पृथ्वी की महाद्वीपीय संहति जो है वह मुख्य रूप से किससे बनी है, सिलिका तथा एल्यूमिना से, सिलिका तथा मैग्नीशियम से, निकिल तथा फेरस से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग देखते होंगे कि जो सागर है, ठीक, महाद्वीप हैं कितने, 7 महाद्वीप हैं, और दोस्तों महासागर भी हैं। जैसे तो ये दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए महाद्वीप है ना, तो यहाँ तो महाद्वीप है, लेकिन ये जो महासागर है ये भी चट्टान में ही है। किसमें है, ये भी चट्टान में है। हालांकि जो चट्टान है काफ़ी नीचे है। तो सिंपल सी बात है, ये वाली इसकी बात कर रही है, जो महासागरीय संहति है। भूपर्पटी की ही बात चल रही है अभी। भूपर्पटी की जो ये जो महाद्वीपीय संहति है दोस्तों, ये बनी है सिलिका तथा एल्यूमिना से। किससे बनी है, सिलिका तथा एल्यूमिना से। और इसे ही दोस्तों कह दिया जाता है Cl। क्या कहा जाता है, Cl, ठीक। दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप 2 से 3 बार जरूर देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। इसी में जितनी रॉक है, इग्नियस है ना, आग्नेय, अवसादीय और रूपांतरित, सारी जो है वो कवर की जाएंगी, ठीक। तो दोस्तों याद रखना, अगर महाद्वीपीय संहति की बात है, किसकी, महाद्वीपीय, ये वाली जो संहति है, ठीक, कौन सी, ये वाली। तो महाद्वीपीय संहति की बात है तो वो बनी है सिलिका तथा एल्यूमिना से, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की महासागरीय परपटी निम्नलिखित में से किससे बनी है, ठीक। महासागरीय की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हमने किसकी, इसकी बात कर ली, ये वाली बात कर ली, लेकिन ये जो महासागरीय परपटी है ये किससे बनी है। तो दोस्तों ये जो बनी है, ये बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, ठीक। ये वाला जो ऑप्शन है तो वो करेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए इसे दोस्तों कह दिया जाता है सी में, ठीक। सी से सिलिकॉन, सिलिका, और मैं से क्या हो गया, मैग्नीशियम। वहाँ पर सी से क्या था, सिलिका, और एल से एल्यूमिना था, ठीक। अगर महाद्वीपीय परपटी की बात की जाए उसे Cl कहते हैं, और महासागरीय परपटी की बात की जाए तो इसे सीमे कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की सतह में भूपर्पटी, पृथ्वी की सतह में, ठीक, क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह में भूपर्पटी महाद्वीपीय संहति में लगभग कितने किलोमीटर से तक है, ठीक। क्या कह रहा है, देखिए अभी हमने एक चीज़ आपको समझाया था, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ये जो महाद्वीपीय संहति है ज़्यादा मोटी होगी, और ये जो संहति है दोस्तों महासागरीय वाली, ये कम मोटी होगी। तो दोस्तों अगर बात कर दिया जाए महाद्वीपीय संहति की गहराई कितनी है, तो दोस्तों ये है 35 किलोमीटर, ठीक। कितनी है, 35 किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी पूछ दिया जाए महासागरीय की, तो दोस्तों ये है 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक, याद रखना।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 35 किलोमीटर। भूपर्पटी महासागरीय सतह में लगभग कितना किलोमीटर तक है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? तो दोस्तों याद रखना 5 किलोमीटर। भूपर्पटी अगर महासागरीय सतह की बात की जाए तो 5 किलोमीटर तक है, ठीक। फिर है दोस्तों, पृथ्वी में मेंटल कितने किलोमीटर की गहराई तक फैला है? तो दोस्तों याद रखना, अभी हमने क्या बात की, अगर पृथ्वी का हम लोग ये वाला हिस्सा निकाल लें, ठीक, तो दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला तो हमने समझ लिया क्या है, ऊपर वाला जो है ये भूपर्पटी हो गया, ठीक। लेकिन ये वाला जो भाग है ये हो गया मेंटल, ठीक। ये जो है इसकी अगर गहराई की बात की जाए दोस्तों तो ये हो जाएगी 3100 किलोमीटर, ठीक। कितनी? 3100। अब ये जो सबसे भीतरी परत है इसकी जो गहराई होगी दोस्तों ये हो जाएगी 3500 किलोमीटर, ठीक, याद रखना। तो ये जो बात कर दिया जाए अगर मेंटल की, ठीक, तो दोस्तों इसकी अगर गहराई पूछ दिया जाए तो कितनी है? 3100 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है ये जो है ये वाली परत जो सबसे आंतरिक है कौन सी है? ये क्रोड है, जो कि निकिल तथा फेरस से बनी हुई है, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों क्रोड जो है वो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत या सबसे भीतरी परत, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है, क्रोड की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 5 किलोमीटर, 35 किलोमीटर? देखिए मेंटल के हम लोगों ने समझ लिया वो कितनी है? 3100 किलोमीटर। लेकिन क्रोड की बात की जाए तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा गहराई में है, मतलब ये जो है 3500 किलोमीटर है। और दोस्तों ये वाली जो परत है इसका ताप तथा दाब जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक, याद रखना। पृथ्वी की क्रोड परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? निकिल तथा एल्यूमिना? देखिए फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। जो महाद्वीपीय संहति की बात की जाए भूपर्पटी की तो वो बनी है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना से, जिसको हम लोग Cl कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, महासागरीय पर्पटी की, तो वो दोस्तों बनी है सिलिकॉन प्लस, है ना, सिलिका प्लस किससे बनी है? मैग्नीशियम से, जिसको हम लोग सीमे कहते हैं। लेकिन अगर बात कर दी जाए पृथ्वी की क्रोड जो कि सबकी भीतरी परत है, ये किससे बनी है? तो दोस्तों याद रखना ये बनी है निकिल तथा फेरस से, इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है निफे। क्या कह दिया जाता है? निफे कह दिया जाता है, ठीक, याद रखना। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और जो भी दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है अभी तो चलो क्लास 6 और 7 है, थोड़ा सा जो है इजी होगा, लेकिन आगे जो है इसको डिकोड करके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, है ना। जब 9th 10th 11th 12th की हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हर एक चीज़, छोटे छोटे वर्ड का मतलब भी आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एक समरी है, इसको डिकोड करके पढ़ोगे तभी इसमें इंटरेस्ट आएगा, तभी आप लोग एग्जाम का आंसर दे पाएंगे। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, अगर विश्व की सबसे गहरी खान की बात की जाए वो है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ पर लगभग 4 किलोमीटर तक खुदाई की जा चुकी है, ठीक, याद रखना 4 किलोमीटर तक खुदाई की जा चुकी है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए कि सिर्फ देखिए 4 किलोमीटर तक हो पाई है, लेकिन जो पृथ्वी की त्रिज्या पता है कितनी? पृथ्वी की, ये पृथ्वी अपनी, ठीक, अगर ये वाला माना जाए, ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है ना दोस्तों, ये पता है कितनी है? ये है 6371 किलोमीटर। मतलब अगर आपको पृथ्वी के केंद्र तक जाना है तो 6371 किलोमीटर तक आपको खुदाई करनी पड़ेगी। और जबकि अभी हमने कहा क्या देखा है कि जो विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है, वो है सिर्फ 4 किलोमीटर, साउथ अफ्रीका के, ठीक, 4 किलोमीटर तक उसमें खुदाई की गई है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 6371 किलोमीटर तक आपको नीचे जाना होगा, जो कि अभी के हिसाब से, है ना, आगे के हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन अभी के हिसाब से एकदम इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ या धातु ऐसी कोई बनी ही नहीं है अभी तक, या खोजी नहीं गई है जो यहाँ पर आके एग्जिस्ट कर जाए, ठीक, याद रखना। और मानो तो एकदम नहीं जा पाएगा ना। तो आइए आगे देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो अभी हमने बात कर ली, जो पृथ्वी की त्रिज्या है दोस्तों वो है 6371 किलोमीटर। कितनी है? 6371 किलोमीटर, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर देखिए हमने ये तो समझ लिया, क्या समझा? हमने ये समझ लिया दोस्तों कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो दोस्तों होगी भूपर्पटी, ठीक, ये होगी भूपर्पटी। और ये वाला जो हिस्सा है ये दोस्तों हो गया मेंटल। क्या हो गया? ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों
ये हो गया मेंटल, ठीक, ये हो गया मेंटल, और ये सिर्फ जो है 3100 किलोमीटर है, और जो इसकी गहराई है क्रोड की वो है 3500 किलोमीटर। तो ये देख के कोई ये मत लगा देना कि जो क्रोड का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है, जो क्रोड का आयतन है वो सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्रोड जो है खाली यहाँ तक है। अच्छा, जो मेंटल है पूरा ये पूरा हिस्सा कवर किए है, तो जो आयतन की बात करेंगे ना तो वो मेंटल का ज़्यादा हो जाएगा। गहराई की बात की जाए वो तो क्रोड की, लेकिन अगर आयतन की बात की जाए तो दोस्तों याद रखना मेंटल का ज़्यादा, किसका, मेंटल का, ठीक। अगर पर्पटी की बात की जाए तो वो सिर्फ 1% हिस्सा पर्पटी का है। अच्छा, अब देखिए मेंटल कितना ज़्यादा है, 84% जो हिस्सा है वो मेंटल का है, और 15% हिस्सा ही क्रोड का है, ठीक। तो आप लोग देख लो आयतन से कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती हैं, 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो सेल हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, आग्नेय जिसको हम लोग इग्नियस रॉक भी कहते हैं, दूसरा अवसादीय सेल जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, और जो थर्ड हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रूपांतरित सेल, या जिसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी। आग्नेय सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस के रूप में आग्नेय सेल बनती है, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखना आग्नेय सेल कैसे बनती है, आग्नेय सेल अगर याद रखना जो मैग्मा ठंडा होकर बन रहा है ये बनाएगा आग्नेय सेल, ठीक। होता क्या है दोस्तों, अभी हमने बात की है जो लावा है पृथ्वी के अंदर जो है चट्टान जो है वो मोल्टन फॉर्म है, मतलब पिघली हुई चट्टानें हैं, है ना, मतलब कि आग का धधकता हुआ गोला टाइप के, कैसे हैं वो आग फॉर्म में, मतलब कि जलती हुई रॉक्स हैं, पिघली हुई, इतना ज़्यादा ताप और दाप है कि वहाँ पर समझ लीजिए कि चट्टान जो है वो पिघले हुए रूप में, जब वो बाहर आती हैं कहीं से उन्हें जगह मिलती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें संवहनीय धारा हो रही है, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 9th में। एक कन्वेंशनल जो करंट है वो मेंटल वाला जो है ना, मेंटल वाले भाग में दोस्तों वर्क करता है, जिससे जो है ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है। इसी वजह से दोस्तों कहीं भूकंप आते हैं, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ये सब हम लोग जब कल का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, मतलब जब कल बात करेंगे इसके 3rd चैप्टर की, हमारी बदलती पृथ्वी, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले जितने वीडियो हैं वो आप आराम से देख पाएँ। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस के रूप में, सिंपल सी बात है, जो ये द्रवित मैग्मा होता है वो जब बाहर आएगा, भैया बाहर आएगा पृथ्वी की सतह पर ही तो आएगा, जब पृथ्वी की सतह पर आएगा तो ये दोस्तों ठंडा होकर ठोस के रूप में जम जाएगा। यही जो दोस्तों ठोस के रूप में जम जाता है इसी को हम लोग कहते हैं आग्नेय सेल। अच्छा, जो आग्नेय सेल हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक। आग्नेय सेल, इन्हें दोस्तों प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है इन्हीं का निर्माण होता है, फिर दोस्तों इन्हीं से अवसादी बनेगी, फिर हम लोग देखेंगे कि आग्नेय और अवसादी से कैसे रूपांतरित सेल बनती हैं। यह 2 प्रकार की होती है, ठीक। क्या कह रहा है दोस्तों, यह 2 प्रकार की होती है, ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक। यह कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है अंतर्भेदी सेल, एक होती है दोस्तों अंतर्भेदी आग्नेय सेल, और दूसरी होती है दोस्तों बहिर्भेदी आग्नेय सेल। इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस के रूप में आग्नेय सेल बनती है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, जब तक जो चट्टान है वो पृथ्वी के अंदर रहेगी पिघले हुए फॉर्म में तो उसको मैग्मा कहेंगे, लेकिन जब ये बाहर आ जाएगा, है ना, यही जो जलता हुआ लावा है बाहर आ जाएगा तो इसको हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आग्नेय सेल का प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों 2 प्रकार की हैं, एक होती है अंतर्भेदी सेल और दूसरी होती है दोस्तों बहिर्भेदी सेल। अच्छा, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल का मतलब क्या है, जब दोस्तों ये मैग्मा होता है पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक। जब पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो ये जो चट्टान बनती है उसको हम लोग कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल। क्या कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल, ठीक, या इंटीरियर जो है आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक, याद रखना। अच्छा, ये जो बहिर्भेदी सेल है ये जब पृथ्वी की सतह के बाहर आकर, जो लावा है जो मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह के बाहर आकर ठंडा होता है, तब दोस्तों हम लोग इसको कहते हैं बहिर्भेदी, जो कि नाम से स्पष्ट है। अंतर्भेदी मतलब जो कि सतह के अंदर ठंडी हो जाए, है ना, और जो बहिर्भेदी सेल है जो सतह के बाहर आकर ठंडी हो। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना, अंतर्भेदी सेल जो है सिंपल सी बात है, वो जब सतह के अंदर ठंडी होगी तो उसमें जो है वायु पानी ये सब तो होगा नहीं, है ना, इससे तो दूर रहेगी, तो ये धीरे धीरे ठंडी होगी। जब ये धीरे धीरे ठंडी होगी तो ये जो है दोस्तों ये जितना भी है इनको जुड़ने में काफ़ी समय मिल जाएगा। भैया जब धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो जुड़ने में काफ़ी समय मिल जाएगा, ये जुड़ते रहेंगी।
क्योंकि रहेंगी तो किसमें, पिघले फॉर्म में। और आपको पता है कोई भी चीज़ को जोड़ना है तो पहले इसको खूब ताप में, है ना, पहले उसमें खूब ताप डाला जाए, फिर जब वो मोल्टेन हो जाए, जब पिघल जाए तब उसको जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यही होता है, जब वो अंदर ठंडी होती है तो धीरे धीरे ठंडी होती है, जिससे उनको जुड़ने में काफ़ी टाइम मिल जाता है। इसलिए जो इनकी संरचना होती है अंतर्भेदी सेल की, वो बहुत बड़े दानों वाली होती है। कैसी होती है दोस्तों? बड़े दानों वाली चट्टानें बनती है, ठीक, बड़े दानों वाली इनकी संरचना होती है। लेकिन इसका होता है अपोजिट बहिर्भेदी सेल में। जब ये बाहर आके ठंडे होती हैं तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इनको मतलब कि तुरंत हवा और जल के संपर्क में आ जाती है, तो ये तुरंत ठंडी हो जाती है, तो इनको जुड़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों फिर ये क्या बन जाती हैं, ये महीन दाने वाली, इनकी जो संरचना है वो महीन दानों वाली होती है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको क्लियर हो रही होंगी, अब आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बनाते हैं, याद रखना। ये सीधा नहीं पूछेगा कि अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल इसके कितने रूप हैं, है ना, आग्नेय चट्टान के। ये पूछेगा कि किस जो आग्नेय मतलब कौन सी आग्नेय सेल है जिसकी संरचना बड़े दानों वाली होती है। तो अगर आप इसको समझ के नहीं पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ कन्फ्यूज जरूर होगे एग्जाम में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, जो बहिर्भेदी है भैया जब बाहर आएगी तो तुरंत ठंडी हो जाएगी, तो जुड़ने का समय नहीं मिलेगा, तो सिंपल सी बात है महीन दानों वाली होगी, एकदम करेक्ट है। फिर अंतर्भेदी सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। अभी हमने बात की है, जो अंतर्भेदी सेल होती हैं उनको जुड़ने में काफ़ी समय मिल जाता है, क्योंकि वो हवा और मतलब वायु और पानी के संपर्क में, नमी के संपर्क में बहुत कम आती है ना। तो दोस्तों इनकी जो संरचना है बड़े दानों वाली होती है, एकदम करेक्ट है। फिर दोस्तों ग्रेनाइट जो है वह बहिर्भेदी सेल का उदाहरण है। क्या कह रहा है, जो ग्रेनाइट है वो बहिर्भेदी सेल का। तो दोस्तों याद रखना, जो ग्रेनाइट है वो बहिर्भेदी सेल का उदाहरण नहीं है, ग्रेनाइट जो है वो अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है। किसका है? अंतर्भेदी सेल का। जबकि जो बेसाल्ट है वो बहिर्भेदी सेल का उदाहरण है। तो इसमें पूछा है दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, याद रखना, इसकी जगह आप लोग असत्य कर लो, क्या कर लो, असत्य कर लो, ठीक। पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों याद रखना जो ऑप्शन जो सी है हमारा वो दोस्तों असत्य है, बाकी सब सत्य है। मतलब कि बहिर्भेदी जो आग्नेय सेल है इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है, ये हमने अभी देख लिया। अंतर्भेदी सेल की संरचना बड़े दानों वाली, और जो बेसाल्ट है दोस्तों ये बहिर्भेदी सेल का उदाहरण है, जबकि जो ग्रेनाइट है दोस्तों ये अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है, ना कि बहिर्भेदी सेल का, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लैटिन भाषा का शब्द नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, इग्नियस जो है, ठीक, इग्नियस जो है दोस्तों ये लैटिन भाषा का शब्द है। इग्नियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। सेडिमेंट भी दोस्तों ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन अगर बात की जाए मेटामॉर्फिक की दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है दोस्तों? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो याद रखना इसका जो है ऑप्शन वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मेटामॉर्फिक, ठीक। जो मेटामॉर्फिक है ये करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। इग्नियस अगर पूछ दें, है ना, जिसका अर्थ होता है आग। इग्नियस और सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, या सेडिमेंट का मतलब होता है दोस्तों स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। और मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है रूप परिवर्तन, है ना, जो कि अभी हम लोग समझेंगे आगे की चट्टानों में। तो दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से जीवाश्म किसे कहते हैं? चट्टान के टुकड़ों को, सैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को। तो दोस्तों ये तो सभी को पता है ना, नाम काफ़ी बार सुना होगा। जो सैल की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं इन्हें ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं ना, बाकी कोई भी कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से जीवाश्म किन सैलों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना जीवाश्म जो है वो अवसादीय सैलों में पाए जाते हैं। कैसे दोस्तों? याद रखिए, ये जो आग्नेय सैल है दोस्तों, ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये हवा द्वारा, पानी द्वारा लुढ़क के, है ना, या टूट के बिखर के, ये हवा पानी द्वारा इधर से उधर लाई जाती है। मतलब कि सेडिमेंट के रूप में जो इनके अवसाद होते हैं वो इधर से उधर जो है एकत्रित ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा? हवा और पानी के द्वारा। फिर एक जगह पर इन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है ना, एक जगह पर इन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है और वहाँ पर दोस्तों ये बन जाती हैं अवसादी चट्टानें। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जिनके ऊपर पढ़ेंगे वहाँ पहले से कुछ पेड़ के अवशेष होंगे, ठीक, पेड़ के अवशेष होंगे, या फिर दोस्तों कुछ दोस्तों जो हड्डी होंगी, है ना, जीव जंतु की हड्डी होंगी, उनके अवशेष होंगे। तो दोस्तों ये इन्हीं के अंदर आके दब जाएंगे, किसके? अवसादी सेल के अंदर। तभी दोस्तों कहा जाता है जो जीवाश्म है वो किस में पाए जाते हैं? अवसादी सेल में पाए जाते हैं, क्योंकि जो अवसादी हैं, जो अवसाद होते हैं वो इनके ऊपर आके जम जाते हैं आके। नेक्स्ट है, रूपांतरित सेल में उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल परिवर्तित हो जाती है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों रूपांतरित सेल में है जो है वो आग्नेय और अवसादी दोनों ही जो है वो रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। कैसे? जब उच्च ताप तथा दाब पड़ता है तो ये फिर से दोस्तों किसमें? ये रूपांतरित सेल में, मतलब अपना रूप बदल लेती हैं, ठीक, याद रखना। और दोस्तों अच्छा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा?
तो याद रखना जो रूपांतरित सेल है दोस्तों, जैसे कि आप लोग बात किया जाए जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? स्लेट में। और जो चूना पत्थर होता है इसमें जब बहुत ज़्यादा ताप और दाब पड़ता है तब ये संगमरमर में बदल जाता है। ठीक, किस में बदल जाता है? संगमरमर में। अच्छा, कैसे? ये जो दोस्तों चिकनी मिट्टी है ये स्लेट में बदल जाएगी, और जो ये जो दोस्तों चूना पत्थर ये अवसाद होता है। कैसा होता है? अवसाद टाइप का होता है, और ये किस में बन जाता है? रूपांतरित सेल में बन जाता है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया सेल चक्र कहलाती है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। एक सेल से जब दूसरा सेल में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, आग्नेय से दोस्तों अवसादी सेल बनती हैं, फिर आग्नेय और अवसादी से दोस्तों मेटामॉर्फिक मतलब कि रूपांतरित सेल बनती हैं, फिर दोस्तों जो रूपांतरित सेल है वो आग्नेय और अवसादी सेल में बन जाती हैं। ठीक, याद रखना। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। बिल्कुल दोस्तों, विभिन्न खनिज जो हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया दोस्तों, लौह अयस्क हो गए, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। सेल जो है इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। खनिज का भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो जितने तीनों कथन हैं वो एकदम करेक्ट है। ठीक दोस्तों, ये आज का था लास्ट क्वेश्चन है ना। उससे पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं हम लोग सेल के बारे में कि सेल की उपयोगिता क्या है दोस्तों। सेल जो है दोस्तों, इनका जो उपयोग है वो सड़क बनाने में, घर बनाने में है ना, क्योंकि ये कठोर होती है। कठोर जो सेल होती है उनकी बात किया जा रहा है। सड़क बनाने में, घर एवं इमारत बनाने में भी किया जाता है ना। इनके जो पत्थरों का उपयोग है वो खेलों में करते हैं। जैसे बहुत से आप लोगों ने खेल के नाम सुने होंगे बचपन में। एक होता है 7 पत्थर जिसको पिट्ठू कहते हैं, चिपट्टी हो गया है ना, 5 पत्थर गिट्टी वाला खेल हो गया है ना। ये सब जितने भी खेल हैं आपने अपने बचपन में जरूर खेले होंगे। अच्छा, बात की जाए दोस्तों, ये जो लाल बलुआ पत्थर है इससे कौन सा बना है? ठीक, अगर पूछ दिया जाए कि लाल किला किससे बना हुआ है तो दोस्तों याद रखना जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों संगमरमर किससे बना है दोस्तों? मतलब कि जो ताजमहल है वो किससे बना है? वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। और अभी हमने देखा है जो संगमरमर है ये रूपांतरित सेल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये जो चूना पत्थर है ये काफ़ी ताप और दाब से किस में रूपांतरित हो जाता है? ये रूपांतरित सेल में बदल जाता है, मतलब ये अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। तो आई थिंक जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो रही होंगी। ठीक, अच्छा, सेल चक्र का क्या मतलब है? सेल चक्र का मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि जो मैग्मा होता है ये बाहर आता है, लावा बनता है, फिर इससे आग्नेय सेल बनती हैं। फिर अभी हमने बात किया आग्नेय सेल टूटती है अवसाद में, फिर ये अवसाद जो हैं दोस्तों ये पानी और हवा द्वारा इधर से उधर ले जाए जाते हैं, फिर एक जगह जमा कर दिए जाते हैं। जहाँ जमा किए जाते हैं वहाँ बन जाती है अवसादी चट्टान। फिर दोस्तों जो अवसादी चट्टान है ये, इन पर खूब सारा ताप है ना, ये जो घटना है ये काफ़ी हजारों लाखों सालों में होती है। इनमें काफ़ी ताप और दाब पड़ता है, उससे दोस्तों क्या होता है ये अपना रूप चेंज करती हैं और रूपांतरित सेल बन जाती हैं। फिर दोस्तों रूपांतरित सेल पृथ्वी के अंदर चली जाती है ना, फिर ये मैग्मा का रूप धारण करती हैं, और फिर जो मैग्मा है फिर से आग्नेय सेल, मतलब इसी को दोस्तों सेल चक्र कहते हैं। आग्नेय से अवसाद बनना, अवसाद से रूपांतरित, फिर रूपांतरित से आग्नेय सेल बनना, यही दोस्तों सेल चक्र कहलाता है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी था। अब कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा हमारी बदलती पृथ्वी। वो भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।